नमस्कार। आज हम बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया प्रश्न पत्र बीएड प्रथम वर्ष के मनोविज्ञान विषय से आगे शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम को समझने का प्रयास किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। अतः इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में नियमों एवं सिद्धांतों का उचित प्रयोग करने वाली मनोविज्ञान की शाखा ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। इस रूप में हम इसे देखते हैं। यानी हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया चलती है, उसके अंतर्गत जो नियम एवं सिद्धांत चलाए जाते हैं, उनका उचित प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, ये हमें मनोविज्ञान की जो शाखा समझाती है, वो शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अगर हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग रूप में जानें तो शिक्षा का जहां अर्थ होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन या व्यवहार परिमार्जन, यानी शिक्षा और शिक्षण की जब भी हम परिभाषा या इन दोनों शब्दों को जब हम परिभाषित करते हैं तो एक सामान्य से शब्द या अर्थ हमारे समक्ष आते हैं, वो है व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बालकों में करने हेतु जो प्रक्रिया चलाई जाती है वो शिक्षण या शिक्षा कहलाती है। जबकि मनोविज्ञान का तात्पर्य होता है व्यवहार का अध्ययन। देखिए, दोनों में समान बातें कही गई है। एक में जहां कहा गया है व्यवहारगत परिवर्तन लाना, कैसा व्यवहार जो हम चाहते हैं, वांछित या अपेक्षित, वहीं दूसरी ओर भी वही बात कही गई है कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जहां हम शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं कि परिमार्जन या परिवर्तन कैसे किया जाए, ये शिक्षा हमें नहीं बता सकती। शिक्षा के अंतर्गत परिवर्तन की बात कही गई है, लेकिन ये परिवर्तन कैसे होगा, किस रूप में होगा, किस तरह से हो सकता है, ये शिक्षा नहीं बता पाती है। इसलिए वह मनोविज्ञान का सहारा लेती है, क्योंकि मनोविज्ञान में व्यवहार परिमार्जन हेतु कुछ सिद्धांतों का निरूपण या प्रतिस्थापन किया गया है। वो सिद्धांत हमें ये बताएंगे कि यह व्यवहारगत परिवर्तन किस रूप में हो सकता है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की अपनी महती भूमिका हो गई है। इस रूप में अगर हम शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन कर मनोविज्ञान के सिद्धांतों द्वारा जो परिमार्जन किया जाता है वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मैं इस चीज को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगी कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो शैक्षिक परिस्थितियां तैयार करने का प्रयास किया जाता है, उन परिस्थितियों के लिए हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करें या उनका परिमार्जन करें तो वो स्थिति शैक्षिक मनोविज्ञान की स्थिति या शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाती है। शैक्षिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति लगभग 19वीं शताब्दी में देखने को मिलती है, या हम कहें यहां से ये शुरू होती है। क्रो ने मनोविज्ञान के लिए कहा है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, जबकि शिक्षा खाली सीखने में क्या प्रदान किया जाएगा इसकी चेष्टा करती है। यानी क्रो ने भी मनोविज्ञान और शिक्षा को अलग अलग परिभाषित करते हुए या समझाते हुए कहा है कि जहां मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि मानव का विकास कैसे हो सकता है, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, वो हमें बताता है, जबकि शिक्षा खाली हमें ये बताती है कि हमें क्या सीखना है, क्या प्रदान हम किसी को, बालक को कर सकते हैं। लेकिन वो जो शिक्षण या जो सीखने की प्रक्रिया हम बालक में चलाएंगे वो कैसे चलाई जा सकती है, ये हमें मनोविज्ञान बताता है। इसलिए शिक्षा एवं मनोविज्ञान दोनों का संबंध काफी सुदृढ़ एवं गहरा होता है और इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो मानव व्यवहार है। यानी दोनों ही स्थितियों में या दोनों ही संप्रत्यों के लिए जो एक कॉमन चीज या संप्रत्यय हम प्रयोग में लेते हैं वो है मानव व्यवहार। यानी दोनों ही मानव के व्यवहार से संबंधित कार्य करती है। जहां शिक्षा मानव के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन की बात कर रही है, वही मनोविज्ञान वह परिवर्तन किन सिद्धांतों पर आधारित होगा, कौन से नियमों के माध्यम से हम मानव के व्यवहार में परिवर्तन एवं विकास ला सकते हैं, इसकी बात मनोविज्ञान करता है।
इसलिए इन दोनों चीजों को मिलाकर जो चीज निकल कर आती है वो कहलाती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्य को हमने अलग अलग अर्थों में, अलग अलग रूप में इनको बांटकर समझा। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखते हैं और उसके आधार पर इस संप्रत्य को समझने का प्रयास करते हैं। कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहाँ पर भी वही बात दोहराई गई है कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत या परिणाम किसी चीज को सीखने के लिए निर्धारित किए हैं या व्यवहार के परिमार्जन हेतु तैयार किए गए हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग या प्रयोग करके जो कार्य किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान ही कहलाता है। इसके अतिरिक्त क्रो ने जो अपनी परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान में, उन्होंने इसमें कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि बालक जब जन्म लेता है और उसके बाद में चाहे वो अपने वातावरण से या वंशानुक्रम से जो कुछ सीखना शुरू करता है और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, वहां से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ वो सीख रहा है उससे संबंधित जो अनुभव है व्यक्ति विशेष के, उनका वर्णन एवं व्याख्या यह मनोविज्ञान करता है। इसलिए ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त स्किनर ने जो इसको परिभाषित किया है, उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। जहां खाली हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव का व्यवहार किस तरह से संचालित होता है, किस तरह से परिवर्तित होता है, या हम ये कहें कि किस तरह से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव का व्यवहार प्रभावित होता है, इन सब चीजों का जो अध्ययन करता है वो शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अगर निष्कर्ष शिक्षा के क्षेत्र में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में निकाला जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र पूर्ण रूप से मानव व्यवहार ही है। यानी चाहे वो मनोविज्ञान हो चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो, ये दोनों ही, इनका जो केंद्र बिंदु है वो मानव का व्यवहार है। वो मानव के व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। मानव किस तरह से सीखता है, किस तरह से कार्य करता है, उसके व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन आते हैं, किस तरह से उसकी मानसिक संचेतनाएं चलती हैं, क्रियाएं चलती हैं, ये सब कार्य जो करता है वो ये जो चीज जो हमें सिखाता है या इन सब चीजों का जो अध्ययन करता है यानी मानव व्यवहार का जो अध्ययन करता है वो शिक्षा मनोविज्ञान ही कहलाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार से संबंधित जितने भी खोजें हुई हैं और जो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो भी हमें तथ्य या संप्रत्य प्राप्त हुए हैं, जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए हैं, जो सिद्धांत हमें प्राप्त हुए हैं, जो नियम हमें पता चले हैं, उन सब का संग्रह है। और इस संग्रह का एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उनके व्यवहार को जांचने के लिए या उनका परिशोधन करने के लिए प्रयुक्त कर सकता है या अपने आप को उस चीज से लाभान्वित कर सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मानव व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहे हैं या मानव व्यवहार के सीखने में जो के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं उनको हम सिद्धांतों के रूप में संग्रहित करके उनका प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में हम मानव के व्यवहार में परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन लाने में कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो विज्ञान एवं कला दोनों रूपों में है। क्योंकि जहां हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान में भी जिस भी चीज का अध्ययन किया जाता है, जिस संप्रत्य को समझने का हम प्रयास करते हैं, वो सभी संप्रत्य क्रमबद्ध है। यानी यहाँ मानव जीवन की जो व्यवहार का जो विकास भी समझाया गया है वो भी क्रम से समझाया गया है। यहाँ शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इन सब की जानकारी क्रमानुसार दी गई है। विकास के प्रत्येक स्तर को क्रमानुसार यहाँ व्याख्यात किया गया है या इसका अध्ययन किया गया है। इसलिए हम इसे विज्ञान के रूप में
मानते हैं, क्योंकि विज्ञान के रूप की तरह ही इसमें सिस्टमेटिक नॉलेज या क्रमबद्ध ज्ञान पर ध्यान दिया गया है। तथ्यों को सत्यता की कसौटी पर कसकर यहाँ पर संग्रहित किया गया है। और कला के रूप में क्यों माना गया है? क्योंकि कला का मतलब ही है मानव व्यवहार। तो यहाँ क्योंकि मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो अपने आप में कला का एक भाग बन जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से खाली मनोविज्ञान और खाली शिक्षा दोनों अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाई है, बल्कि इन दोनों को ही मिलाकर हम मानव के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक अध्यापक होने के नाते शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी लेकर हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय एवं उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।